हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था और उसमें पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि चार्ज किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग किसी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चार्ज की 5 से 6 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें 2 से 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने वो आपको बताया था, तो मैं थोड़ा सा आपको वो रिकैप करा दें। पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको पता ही है कि सिर्फ चार्ज के पास एक मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अगर मान लो एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा भी पॉजिटिव ले लिया, अगर इन दोनों को पास लाओगे तो इनके बीच रिपल्सन होता था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने बोला था कि अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, अगर इन दोनों को पास लाओ तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी इन दोनों के बीच प्यार होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट था, मैंने उसमें बताया था कि चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है, मतलब चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज को ना एक बॉडी से, मतलब ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, तो चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अलग से चार्ज बनाया नहीं जा सकता है। चौथी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज का ट्रांसफर हमेशा ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। ई यहां पे क्या होता था, सबसे छोटा चार्ज जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज की वजह से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था। यहां तक हम लोगों ने पढ़ ली थी और आई होप कि आप सब लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई थी। अब चलिए आगे शुरू करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ शुरू किया था। मैंने उसमें आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पे क्या था, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹ के को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और उसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 थी। देखो ये दोनों वैल्यूज अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, बट हाँ आपको याद रहेगा तो आपको ज़्यादा फायदा है, आप इजिली मतलब फास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में 2-3 पॉइंट पढ़ी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मैं धीरे धीरे आपको उसको रिकैप करा रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली जो पॉइंट थी कि जो ये इस पे Q1 और Q2, मान लो Q1 पे प्लस चार्ज है, Q2 पे प्लस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो Q1 Q2 पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ, और Q2 Q1 पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ। मैंने बताया था कि जो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है उसका मैग्नीट्यूड, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 उसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होता है। ये एक्सपेरिमेंटली कूलम्ब्स ने फाइंड किया था। और एक और चीज, ये इक्वल है और इनका डायरेक्शन क्या होता था, एक दूसरे के अपोजिट होता था। इसलिए इस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, एक्शन रिएक्शन पेयर। हम लोग क्या बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक फर्स्ट पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था। फिर उसमें एक और चीज हम लोगों ने बोला था कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को जो लाइन ज्वाइन करता है उसके ही अलोंग होता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग एक और चीज बोलते थे, क्या बोलते थे, सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते थे, सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। आई होप कि आपको ये इतनी बात समझ में आ गई थी। दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हटा रहा हूं और फिर वो आपको बता रहा हूं। जो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को EF लिख रहा हूं, इसको अगर आप पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको मैं शॉर्ट में EF लिख रहा हूं। इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, याद करो 11th में हम लोग दो टाइप के फोर्सेस पढ़ते थे, एक कंजर्वेटिव और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते थे, वैसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। पहले इसका डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्सेज फॉर विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मुझे इस बोर्ड के पास लाना है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। इसको ऐसे लेके चला जाऊं, या फिर इसको ऐसे उछाल दूं इधर से, फिर या ऐसे उछाल दूं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या बोलता है कि ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप सबको पता है वर्क डन बराबर क्या होता है, F × dx।
मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे फोर्स तो लगा और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो कुछ वर्क डन हुआ इस फोर्स से। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलता है कि इस मार्कर को यहां तक लेके आओ, पाथ मैटर नहीं करता है, कैसे भी लेके आओ, इससे वर्क डन निकलना चाहिए, खत्म। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और उसमें कौन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में ही आता है। और उसका उल्टा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड करता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। और इसी कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ये सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हटा रहा हूं, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर एयर में होगा, अगर मान लो दो चार्ज पार्टिकल एयर में है तो इन दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग होगा, अगर इसको पानी में रख दिया तो अलग होगा। ये सब मीडियम वाली चीजें हम लोग थोड़े थोड़े आगे, मतलब आगे 4 से 5 लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। बस अभी के लिए लिख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। हम लोगों ने रिवाइज कर लिया कूलम्ब्स लॉ में कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए कि कूलम्ब्स लॉ को एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं और इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब इससे आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला था कि जेईई मेंस में पूछा गया है। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और ढेर सारे इस पे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसमें वेक्टर मिलाएंगे, थोड़ी मैकेनिक्स मिलाएंगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। चलो इस फॉर्मूले पे ना एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लल्लू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बोलता हूं कि दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज है Q1 और Q2। मान लो ये Q1 है, Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। इस पे चार्ज कितना है, 2 कूलम है, इस पे 4 कूलम है। मैं इससे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। तो आप बोलोगे सिंपल है सर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, तो ऐसे लिख देंगे। मैं बोल रहा हूं कि के का टर्म में निकालना है, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप बोलोगे के लिख दो, और Q1 की वैल्यू कितनी है 2, और Q2 की वैल्यू कितनी है 4, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2, तो उसका स्क्वायर कर दो। ये 4 से 4 उड़ गया, आंसर कितना आया 2K। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस मैं आपको फॉर्मूला रिकैप करा रहा था कि ऐसे फॉर्मूला यूज करना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक वेक्टर पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। अब चलो मैं इसको हटाता हूं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। यहां पे ये एक ट्रायंगल है, इस पे 3 चार्जेज रखे गए हैं, Q Q Q। मान लो ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, और इन सभी चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, A है। तो मैं पूछ रहा हूं किसी एक चार्ज पे, अब सोचो किसी एक चार्ज पे कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे। मान लो इसको मैंने चुन लिया, इस वाले चार्ज को, सेकेंड वाले चार्ज को, तो इस चार्ज पे फर्स्ट वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, थर्ड वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। तो अपने से क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। और आप सबको पता है कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे, और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दिमाग से। अभी देखते हैं, यहाँ पे इस वाले पे अप्लाई करते हैं, दिमाग भी और फोर्स का फॉर्मूला भी। चलो इस पे फोर्स लगने वाला इस चार्ज की वजह से किधर लगेगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ, इसको रिपेल कर रहा होगा। चलो निकल गया डायरेक्शन। और ये वाला चार्ज किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ। चलो इसका भी डायरेक्शन निकल गया। और आप सबको पता है कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब हम लोगों ने तो डायरेक्शन दिमाग से निकाल लिया, अब अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो तो सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो, ये फोर्स ऑन 2 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आपको पता है ये चीज़ें कि अगर x के डायरेक्शन में
हम लोग आई कैप लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई कैप, और वाई के डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, जे कैप। और आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको ऐड करने का तरीका भी कैसा होगा, वेक्टरली ऐड करेंगे हम लोग। ऐसा नॉर्मली नहीं ऐड कर लेंगे कि हाँ 2 न्यूटन है और इधर भी 2 न्यूटन है तो उसको 4 न्यूटन कर दिया, नहीं, उसको हम लोग वेक्टरली ऐड करेंगे। तो चलो उस डायरेक्शन में है फोर्स, तो ये कितना होगा, आई कैप। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट हम लोग अगर 2 फोर्सेज है उनके बीच का एंगल पता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बट पहली क्लास है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 11th का कुछ हम लोग यूज करने वाले, इसको पहले तो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, फिर वो नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करके बना लेंगे। तो मैं पहले कंपोनेंट में तोड़ के बना रहा हूं, फिर वो छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे बनाएंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग को वो फॉर्मूला ही यूज करना है, बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ कंपोनेंट में तोड़ के भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैंने निकाल लिया, कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब देखो इस पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा। जो एक्स एक्सिस की तरफ होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 60, और जो y की तरफ होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 60। ऐसा नहीं लग रहा कि ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेम है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को एफ मान लेते हैं। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ आई कैप, यहाँ पे भी एफ। अब इसके 2 कंपोनेंट निकाल रहे हैं, एफ cos 60 आई कैप। और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर, तो इधर की तरफ नेगेटिव होगा, तो एफ साइन 60 जे कैप। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब नेट फोर्स निकालना है तो सिंपल है, एफ नेट ऐसे लिख देते हैं, एफ नेट बराबर F21 प्लस F23, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, एफ आई कैप प्लस एफ कॉस 60 आई कैप माइनस एफ साइन 60 जे कैप। चलो ऐड कर लो, आई कैप वाले को आई कैप के साथ रख लो और जे कैप को जे कैप के साथ रख लो। अब देखो यहां पे एफ को भी कॉमन ले लेते हैं, एफ 1 प्लस कॉस 60 आई कैप माइनस एफ साइन 60 जे कैप। आई होप कि आपने यहां तक लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। चलो यहां तक आप सबने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। चलो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसी बात को, अब इसका अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट में डाल देते हैं। एफ नेट बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो F1 प्लस कॉस 60 प्लस एफ साइन 60 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको तो स्क्वायर कर लेते, तोड़ देते हैं। एफ स्क्वायर तो कॉमन ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 कॉस 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर 60। अब एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, हटाओ सबको, इधर ऐसे करो, एफ स्क्वायर बाहर हटाओ, ये अंदर क्या बचेंगे, 1 प्लस 2 कॉस 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। बेसिक मैथ तो आती होगी, इतना तो कर ही सकते हो। देखो यहां से, अब देखो कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, याद करो 8th 9th 10th 11th आप सबने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चलो लिख देते हैं, एफ स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस 60 प्लस 1।
मैं इसको भी हटा रहा हूं, ऐसे लिखो। अब ये तो कॉमन सा है, निकाल ही लोगे तुम लोग। 2 + 2, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। याद नहीं है तो याद कर लो। तो ये 2 से 2 उड़ गया, बचा अंदर कितना? 3। तो ऐसे लिख देंगे f² 3, f को कॉमन ले लिया, f√3, ऐसे f को बाहर कर दिया ना, स्क्वायर में है तो बाहर किया तो f√3। अब आप सबको पता है कि f की वैल्यू कितनी थी? KQ²/A²। तो देखो सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा? f, मैं इन सबको हटा रहा हूं, f नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f√3, और f का वैल्यू आप सबको पता है KQ²/A²√3। ये आपका आंसर है। अब सोचो ये कितना लंबा प्रोसेस है। अगर आपने को फॉर्मूला याद होता तो ये एक लाइन में बन जाता है, अब फॉर्मूले से करते हैं इसको। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ, अगर अपने को फॉर्मूला भूल गए तो कंपोनेंट में तोड़ के कैसे बनाते हैं। अब चलो फॉर्मूले से करते हैं, मैं हटाऊँ इन सबको। अब अपने को नेट फोर्स निकालना है, तो अपने को पता है ये वाला फोर्स, ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है, इस वाले फोर्स का भी मैग्नीट्यूड पता है, और उन दोनों के बीच का एंगल भी पता है। और वैसे भी हम लोगों ने F मान लिया था, KQ²/A² को हम लोगों ने क्या मान लिया था? F मान लिया था। तो लिखते हैं F नेट का फॉर्मूला क्या होता है? F नेट बराबर √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये थीटा क्या होता था? दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, जो अभी यहाँ पे 60 डिग्री है। तो चलो F1 उसको मान लेते हैं, F2 इसको मान लेते हैं, तो लिख दिया यहाँ पे। और F1 और F2 दोनों बराबर है, तो F² + 2F × cos 60। cos 60 की वैल्यू अभी बताई थी 1/2। तो चलो फटाफट लिख देते हैं। ये F² + F² 2F² हो जाएगा, प्लस 2F² × cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 उड़ गया, अंदर कितना बचा? 2F² + F²। तो अंदर कितना बचा? 3F²। अब इसी चीज को F√3 लिख देंगे, और F की वैल्यू आप सबको पता है KQ²/A²√3। आंसर आ गया। अभी देखो कितना सारा कंपोनेंट में तोड़ा, कितने अपने को स्टेप्स करने पड़े, फिर आंसर आया। अभी देखो 1-2 स्टेप में ही आंसर आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको वो पूरा कंपोनेंट बेसिस कंपोनेंट में भी तोड़ के आपको बता दिया, और फॉर्मूले से भी बता दिया। तो हम लोग अब जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। चलो अब इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, अभी भी क्वेश्चन वही है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। अभी हम लोगों ने ट्राइंगल पे पढ़ा था, अब स्क्वायर पे पढ़ लेते हैं कि एक स्क्वायर है, उस पे 4 चार्जेज रखे हुए। ऐसे देखो, ऐसा एक स्क्वायर बना दिया, डब्बा बना दिया, इस पे +Q 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 +Q, और अभी भी डिस्टेंस कितना है चार्जेस के बीच का? A और A। तो ये एक स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताओ। तो अभी भी वही काम करेंगे, बोलेंगे सर किसी एक चार्ज को पकड़ लो। मान लो ये चार्ज को पकड़ लिया, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहे होंगे? 3 चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, एक ये लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा, और एक ये लगा रहा होगा। सबका नंबरिंग कर दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। A1 2 3, ओ ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अब 2 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? फर्स्ट वाला भी लगा रहा होगा, थर्ड वाला भी लगा रहा होगा, और फोर्थ वाला भी लगा रहा होगा। तो अपने को पता है कि डायरेक्शन हम लोग किससे निकालते हैं? अपने दिमाग से। तो चलो फटाक से देखते हैं, इस क्यू से इस क्यू पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा? अगर ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो एक उसको रिपेल कर रहा होगा, तो किधर लग रहा होगा? उधर की तरफ। तो कर दिया डायरेक्शन उधर। थर्ड वाला किधर लगा रहा होगा? नीचे की तरफ, तो कर दिया डायरेक्शन। अब देखो ये फोर्थ वाला किधर की तरफ लगा रहा होगा? इस डायगोनल पे लगा रहा होगा। तो ऐसे डायगोनल बना लिया और इधर की तरफ ये फोर्स लगा दिया। तो लिख लेते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन
2 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। लिख लिया, डायरेक्शन लिख लिया। अब अपने को मैग्नीट्यूड लिखना है और फिर फॉर्मूले से ऐड कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा? ये भी चार्ज क्यू, ये भी चार्ज क्यू, दूरी कितनी a, तो ऐसे लिख दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, k इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली 3 से 2 पे किधर की तरफ लग रहा होगा? नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिखा दिया है। अब मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ये भी कितना हो जाएगा? के इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो ये वाला, अब बोलोगे ऐसा तो है नहीं कि ये भी यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस होगा, नहीं होगा। तो देखो ऐसे निकालते हैं, आप सबको पता है ये ए है, ये ए है, और ये एंगल कितना है? 90 है। तो आप सबको पता है कि कैसे निकालते हैं। अगर ये सी मान लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस। ये देखो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए, ये भी ए, तो ये वैल्यू कितनी होगी? मान लो इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ बी, और इसको मान लेता हूँ सी। तो सी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a स्क्वायर। तो सी बराबर कितनी हो जाएगी? √2a। यहाँ पे लिख दिया √2a। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता रहा होगा, इसलिए बता दिया। पता रहा होगा फिर भी बता दिया। चलो √2a डिस्टेंस हो गया, तो ये वाला फोर्स भी लिख लेते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू इंटू क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है? √2a, तो √2a का होल। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सबको f मान लो, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को f मान लिया, इसको f लिख दिया, इसको भी f लिख दिया, और इसको कितना लिख दिया? f अपॉन 2। अब देखो ये अगर 90 डिग्री एंगल था तो ये 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उनके बीच का भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये तो डायगोनली जा रहा है, 45 पे जा रहा है, तो यहाँ से 45, यहाँ से भी 45। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, आप सबको पता है कि अगर दो फोर्सेज हैं 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा किधर जाता है? 40 डिग्री, 45 डिग्री एंगल दोनों फोर्सेस से बनाता है। और ये फोर्स भी 45 डिग्री पे है, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया तो डायरेक्टली इसको हम लोग ऐड कर लेंगे उस वाले फोर्स में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। चलो डायरेक्ट इन दो फोर्सेस का नेट निकालते हैं। फोर्स ऐसे लिख देते हैं, आप सबको पता है फॉर्मूला, याद करो। F1 स्क्वायर ऐसे लिखा था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब भी क्या है? F1 की वैल्यू कितनी है? F प्लस F प्लस 2F इंटू F, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो अंदर कितना बचेगा? 2F स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F√2। बात समझ में आ गई होगी। अब चलो इसको हटाते हैं। F√2 आया, तो तीनों फोर्सेस का F नेट क्या लिखेंगे हम लोग? F नेट बराबर F√2 प्लस F अपॉन 2। याद करो ये वैल्यू कितनी थी? F अपॉन 2। तो F को कॉमन ले लो, F कॉमन ले लिया
2√2 + 1/2 और f की वैल्यू कितनी थी kq² और आंसर कितना हो गया 2√2 + 1/2। यही आंसर है, देख लो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया था। अब देखो इसमें ना ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर इसका डायरेक्शन पूछना हो तो बता देना, यहाँ पे के लॉन्ग द डायगोनल है, लिख लो आंसर। इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दिखा तो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ऐसे इसमें कितना, अच्छा ये बताओ कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें, बस ये फॉर्मूला kq²/a²। उसके अलावा कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक वेक्टर है, तो अगर आपको वेक्टर आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। इस पे देखो कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखो पहली टाइप तो ये थी कि ये सभी पॉजिटिव चार्ज हैं और किसी एक चार्ज पे निकालना था। अब दूसरा टाइप ये हो सकता है कि मान लो अभी भी स्क्वायर ही है, यहाँ पे +q चार्ज, यहाँ पे +q चार्ज, यहाँ पे +q चार्ज, यहाँ पे भी +q चार्ज। अब आपसे ये पूछ लेगा कि सेंटर पे एक +q चार्ज रखा हुआ है, एक सेंटर पे भी +q चार्ज रखा हुआ है। अब पूछेगा कि नेट फोर्स बताओ सेंटर वाले चार्ज पे, तो आप बोलोगे अरे ये तो सिंपल है, क्या करो, चारों चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे होंगे तो डिस्टेंस देखो, अगर ये सेंटर पे है तो यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी दोनों बराबर होगा। इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, यहाँ से जो दूरी है और यहाँ से जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है। तो देख लो अब क्या होगा, ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगा रहा होगा, इस पे, इधर की तरफ। ये वाला चार्ज इस पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ। मैग्नीट्यूड देखो, 4 चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q है, उस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड Q है और इन दोनों के बीच की दूरी भी सेम है। तो जो जितने जोर से ये खींच रहा, जितने जोर से ये उधर भेज रहा होगा, उतने ही जोर से ये इधर इसको भेज रहा होगा। तो क्या होगा, नेट फोर्स इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। इस वाले चार्ज की वजह से ये इधर की तरफ इसको धक्का दे रहा होगा और ये इधर की तरफ धक्का दे रहा होगा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन चारों चार्जेज की वजह से इस पे नेट फोर्स कितना है, तो आप क्या बता दोगे, 0। ये तो देख के बता दोगे। अब चलो इसी में एक और मास्टर एक और चेंज कर सकता है, बोलेगा, मैं उसको हटा रहा हूं, बोलेगा एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करो, ये दोनों अभी भी +q है, इन दोनों को -q कर दो और सेंटर पे एक चार्ज +q डाल दो। अब बताओ, अब भी क्या 0 ही होगा, नहीं, अब 0 नहीं होगा। अब देखो अब क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है ना, अगर ये a है, ये a है, ये a है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, √2a। तो इसका आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2a/2, इसका आधा यहाँ पे √2a/2। अब देखो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, उधर ही धक्का दे रहा होगा। समझ में आया? अब ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इस वाले चार्ज को इधर ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा, और ये वाला -q चार्ज भी क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ इसको खींच रहा होगा। समझ में आया? अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर बीच में आएगा, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अब कहीं बीच में आएगा। तो चलो इसको निकालते हैं कि क्या उसकी वैल्यू होगी। देखो मैंने बताया कि क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर आता है और थोड़ा सा एनालिसिस आता है तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं एक दो करा दे रहा हूँ आपके लिए, इस पर बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको उसको दिमाग लगाना है, दिमाग में रखना है कि हाँ बेसिक आपको पता हो कि कैसे करना है, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक एक फोर्स निकालते हैं यहाँ से। ये दूरी कितनी है, √2a/2, ये इधर फोर्स लगा रहा होगा। तो मान लो ये वैल्यू कितनी होगी, F होगी।
ये भी एफ होगी, क्यों होगी एफ, निकालते हैं। एफ, इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। फोर्स ऑन, और ये सेंटर मान लेते हैं, फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू 1, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, Q है, वो भी Q है, तो K Q Q, दूरी कितनी है, √2a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 4kq स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये 2 से 2 उड़ा दो तो कितना बच जाएगा 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब सोचो ये जो थर्ड वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा कि सेम ही लगा रहा होगा, निकाल लेते हैं अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो। फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू 3, चलो फिर से निकालते हैं। अभी भी मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन तो लिख ही लिया है तो माइनस लिखने की जरूरत है नहीं, के क्यू क्यू, डिस्टेंस अभी भी कितना है √2a/2, लिख लिया, सेम 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 लिख दूं ऐसे 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इन दोनों को f मान लो, इसको भी f मान लो, तो इधर की तरफ किधर कितना फोर्स लग रहा होगा 2f, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, थोड़ा सा हटाता हूँ, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा 2f, इन दोनों चार्जेस की वजह से अभी भी डिस्टेंस बराबर है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी कितना लगा रहा होगा ये दोनों एक दूसरे पे 2f, अभी भी 2f लगा रहा होगा। अब देखो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना होगा 45, इन दोनों फोर्सेस, ये जो 2f है और ये जो 2f है, उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो लिख देते हैं ना, इसको हटाते हैं, अब सीधा डायरेक्ट नेट फोर्स लिखते हैं, नेट फोर्स लिखते एफ नेट, एफ नेट बराबर वही फॉर्मूला फिर से f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। f1 कितना है, अभी देखो ये f1 है, ये कितना है f2 है, एंगल कितना है 90, तो लिख दिया ना ऐसे 2f का होल स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर, और देखो ये cos 90 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर कितना होगा 8f स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाना जरा, 2f√2, अरे इसको ब्रेक करो, 2 × 4 और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बाहर कर देना 2f को, और अंदर में क्या बच जाएगा √2। अब f की वैल्यू पता है आप सबको, f की वैल्यू कितनी थी, भूल गया मैं, f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर थी। चलो लिख देते हैं 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 कितना हो गया 4kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2, आंसर आ गया। सोचो इस पे कितने सारे डिफरेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सबको बस बेसिक पता है वेक्टर कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसमें फॉर्मूला देखो, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बस उस फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है, उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ नहीं हो रहा। तो आपको बेसिक वेक्टर पता है तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। अब चलो बहुत वेक्टर पे कर लिया, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग एक काइनेमेटिक्स कुछ मिला लेते हैं। चलो शुरू करते हैं वो वाली क्वेश्चन। इसमें एक और आता है, वेक्टर पे ही आता है, एक वॉच वाला प्रॉब्लम। जैसे एक वॉच टाइप का शेप बना दिया और उस पर सब पे जितना भी वो टाइम का वो होता है, जैसे 12 है तो 12 कॉलम रख दिया, 1 है तो 1 कॉलम रख दिया। वो वाला क्वेश्चन एक ट्रिकी होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो होमवर्क में आपको मैं दे देता हूँ। अब चलो बेसिक मैकेनिक्स पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मैकेनिक्स में वो पूरा फिर से आपको 11 जाके रिवीजन करना होगा, नो, जो भी कॉन्सेप्ट है मैं यहीं बता दूंगा। और एक बार अगर आपको टाइम मिले तो 5 से 10 मिनट के लिए जाके वो वाला कॉन्सेप्ट खुद से रिवाइज कर लेना बस।
ज़्यादा हर चीज़ मैकेनिक्स में हर चीज़ नहीं पढ़ना है, बस जितने जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको एक दो बार जाके उसको रिवीजन कर लेना, 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं 2 कूलम के, ये दो बॉडी है ए और बी, दो चार्ज बॉडी है, उन पे चार्ज कितना है 2 कूलम और उस पे भी कितना है 2 कूलम। जो बॉडी ए है उसका मास है 2 kg और जो बॉडी बी है उसका मास 4 kg है। दोनों को हम लोगों ने शुरू में पकड़ के रखा था, ऐसे ऐसे दोनों को पकड़ के रखा था, अब क्या हुआ छोड़ दिया। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो दोनों भाग रहे होंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद ये कुछ भागा, बी कुछ भागा, यहां तक पहुंचा, इसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ दूर भागने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी भाग रहा होगा, दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो ये भी भाग रहा होगा। अब बताओ, जब उस बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, उसी टाइम पे ये बताओ कि इस जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। याद करो 11th मोमेंटम, याद करो कि मोमेंटम के केस में, अब भी चलो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं कि इस पूरे सिस्टम पे इनिशियली नेट फोर्स कितना था। ये वाला चार्ज उसको उधर धक्का दे रहा था और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा था, इक्वल एंड अपोजिट थे, तो नेट फोर्स इनिशियली कितना था 0। अभी भी इस सिस्टम पे कुछ दूर भागने के बाद अभी भी नेट फोर्स कितना होगा 0। जब नेट फोर्स 0 होता था तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते थे, याद करो, आया याद कि अगर एफ नेट सिस्टम का 0 हो तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते थे। क्या करते थे, मोमेंटम कंजर्व करते थे, वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल अप्लाई करते थे। चलो आपको इतना तक तो याद आ गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इनिशियली बताओ मोमेंटम कितना रहा होगा। एफ नेट 0 है, लिख देता हूं ऊपर, और मोमेंटम कंजर्व है। इनिशियली मोमेंटम क्या रहा होगा, दोनों बॉडी की वेलोसिटी क्या है 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं, याद है पी से डोनेट करते थे मोमेंटम को, तो पी इनिशियल कितना होगा एम ए, वी इनिशियल कितना है 0, एम बी उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब फाइनल मोमेंटम किधर होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, वो उधर भाग रहा है तो अगर उसको पॉजिटिव लिया है तो इधर नेगेटिव ले लेंगे। तो चलो पी फाइनल लिखते हैं, तो पी फाइनल बराबर एम बी वी वी, और अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो इसको क्या लोगे निगेटिव डायरेक्शन, तो ये इधर भाग रहा है तो एम ए वी ए। अब देखो एम बी कितनी है, मास ऑफ बी कितनी है 4, वेलोसिटी कितनी है 20, मास ऑफ ए कितना है 2, इसकी वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन में यही तो बोलते हैं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो यहां पे देखो लिख दिया, पी इनिशियल कितना था 0, पी फाइनल कितना है 4 × 20 माइनस 2 वी ए। अब वी ए को इधर ला दो, 2 वी ए को इधर ला दो, 4 × 20, 2 से 2 उड़ा दो, वी ए कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो वी ए कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ आया, मतलब मोमेंटम का बहुत ज़्यादा वो यूज आया, कुछ नहीं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यूज़ कर लिया। इसमें बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है
कहीं नहीं है भाई, इसमें तो यूज ही नहीं हुआ, बस ये चार्ज है सिर्फ, उसके अलावा कहीं यूज ही नहीं हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सोचो आप अपने को अगर 11th के बेसिक भी आते हैं, अगर आप लोगों ने ना ऐसे नॉर्मल भी पास किया होगा ना 11th, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आप बोलोगे तो सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, वो भी सिंपल सही है, बस देख लो कैसे करते हैं। अरे हाँ, एक और बात, ये सारे क्वेश्चंस और जितनी भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सारा PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं ध्यान में लाना कि अरे यहाँ पे तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, कैसे मैं समझूंगा क्वेश्चन क्या है। टेंशन नहीं लेना, सारा PDF में मैं दे दूंगा, बस अभी आप समझने पे फोकस करो। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, बस उस पर फोकस। ये टेंशन नहीं लेना है, आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। आपको ये सारे, आप JEE मेंस JEE एडवांस में ये सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ मास पे। मेरे को बताना अगर आपको याद आया कि नहीं वो सेंटर ऑफ मास। चलो अभी भी क्वेश्चन सेम है कि दो चार्ज बॉडी है, अभी भी दो चार्ज बॉडी है, A B, इस पे अभी भी 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है। मास ऑफ A अभी भी 2 kg है, मास ऑफ B अभी भी 4 kg है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, किसी T टाइम पे जो ये वाला बॉडी था, बॉडी B था, वो ना यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी dB बराबर 10 मीटर थी। वहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल कर लिया इसने, 10 मीटर। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों को मैंने छोड़ा था, याद है इनिशियली ऐसे छोड़ दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये भी इधर भाग रहा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है कि ये DA कितनी है। अब चलो सेंटर ऑफ मास का हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सेंटर ऑफ मास का हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो ये बताओ इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0। एफ नेट कितना है, एफ नेट कितना है, 0। इस वाले टाइम पे भी, T टाइम पे भी नेट फोर्स कितना है, 0। इसका मोमेंटम क्या कर रहे हैं हम लोग, कंजर्व कर रहे हैं। मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। जब नेट फोर्स 0 हो और मोमेंटम कंजर्व हो रहा हो, यानी कि पी इनिशियल कितना हो, मोमेंटम इनिशियल कितना हो, 0 हो, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आप कहीं भी चले जाओ वो हमेशा किस में होता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में होता है। ये जाके आपको रिवीजन करना है। तो जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, याद करो, m1 x1 बराबर m2 x2। नहीं याद आया होगा, आप जाके एक बार 11th का सेंटर ऑफ मास का 5 से 10 मिनट लगेगा, आप जाके रिवीजन करना। बस अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। अब चलो इसको मान लेते हैं हम लोग, ma dA बराबर mb dB। तो मास कितना है A का, 2, डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, मास ऑफ B कितना है, 4, और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना, DA बराबर 20 मीटर। वैसे भी आपको पता है, अभी मोमेंटम वाला जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दिखा था कि जो वेलोसिटी थी वो इस वाले की, A वाले की, उससे 2 टाइम्स थी। अभी भी देखो वो अगर 10 मीटर पे है तो उस लॉजिक से भी हम ये आंसर निकाल सकते थे कि अगर उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो इसने कितना ट्रैवल किया होगा, 20 मीटर, यानी उसका 2 टाइम ट्रैवल किया होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखना या हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिखना, हम लोग डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं।
कुछ भी हो कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है आप कमेंट करो, सजेशन दो, हम लोग उस पर काम करेंगे। अब चलो बेसिक मैथ पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक मैथ यूज करके, कि हाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन है बेसिक मैथ पे भी कैसे पूछा जा सकता है वो भी हम लोग शुरू करते हैं। चलो अब चलो एक बेसिक ये हेडिंग डाल देता हूं मैं, बेसिक मैथ, इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नहीं बनेंगे ये वाला क्वेश्चन तो टेंशन नहीं लेना है, बस रट्टा मार लेना है, जो भी इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको रट्टा मार लेना है। आपको दो तीन चीज़ें होंगी वो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, आपको फिजिक्स में बहुत यूज़ आने वाला है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीज़ आपको रट्टा मारनी है। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। क्वेश्चन ये है, चलो ये एक ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है 0,0, इस पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इसके 1 मीटर पे एक 1 कूलम का चार्ज हमने रखा, फिर 2 मीटर पे 8 कूलम का चार्ज रखा, फिर 3 मीटर पे 27 कूलम का चार्ज रखा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते गए और 10 मीटर पे हमने कितना रखा, 1000 कूलम का चार्ज। ऐसे ही 1 मीटर पे कितना, 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम, तो ऐसे ही इसी सीक्वेंस में 10 मीटर पे कितना, 1000 कूलम का चार्ज रखा। और इन सभी चार्जेस से इस वाले चार्ज पे जो ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 कूलम का चार्ज, उस पे नेट फोर्स बताना है। तो चलो शुरू करते हैं, पहले वाले चार्ज की वजह से, दूसरे वाले चार्ज की वजह से, तीसरे वाले चार्ज की वजह से। तो चलो लिखते हैं, एफ नेट ऐसे लिखेंगे, अभी भी आपको फॉर्मूला पता है, एफ याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 अपॉन R², ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो 1 कूलम ये, 1 कूलम ये, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1, तो ऐसे लिख देते, के टर्म में ही निकालना है, के इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो सारे इसको क्या इधर की तरफ धक्का दे रहे होंगे, सभी इधर की तरफ धक्का दे रहे होंगे, तो चलो लिख देते हैं, के सेकेंड वाला चार्ज कितना है 8, फर्स्ट वाला चार्ज अभी भी कितना है 1 और 2 का स्क्वायर। सिमिलरली के इंटू 27 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ऐसे ही सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। चलो इसको और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, के प्लस ये 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2, 2 के, 3 का स्क्वायर 9 और 27 है तो 9 3 जा 27, 3 के। सिमिलरली 100 है तो ये 100 से 100 उड़ गया, यहाँ पे 10 के आ जाएगा। के को कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 टिल्टिंग। अब ये सिंपल सा n टर्म्स का सम हो गया, 1 2 3 10 तक है, तो 10 तक के टर्म्स का यानी n टर्म्स का अगर आपको सम निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ये दिमाग में रख लेना है अभी से ही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स, ऐसे लिखते n इंटू n + 1 अपॉन 2। यहाँ पे n कितना है, कितने नंबर से 10, तो चलो लिखते हैं k इंटू, इसी वाले फॉर्मूले में डालते हैं 10 और 10 + 1 अपॉन 2, तो ये 5 और ये 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, तो 55 के आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन से एक ही चीज सीखना है कि सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n इंटू n + 1 अपॉन 2। अगर यही सोच लो, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसा सीक्वेंस आ गया, जैसे अभी तो 1 + 2 + 3 आया था, अब कुछ ऐसा आ सकता है, अब सोचो कुछ ऐसा आ जाए
कि आपको नेट जो नेट है ऐसे आ जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। तो ऐसे वाले का समेशन कैसे लिखते हैं? Sn बराबर n इंटू एन प्लस वन अपॉन इंटू 2n+1 अपॉन 6। अगर स्क्वायर में हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1। याद नहीं है? याद कर लो, ये बहुत ही यूज आता है, आपको मैथ में ये पढ़ाया गया होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है। मान लो अगर यही क्यूब होता, एफ नेट की वैल्यू ही अगर क्यूब में होती 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब, तो ऐसे वाले में मैं इसको हटाता हूं, तो ऐसे वाले में हम लोग क्या लिखते हैं? सम ऑफ n टर्म्स n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी सीरीज आ सकता है, ऐसे भी सीरीज आ सकता है, और नॉर्मल सा 1 + 2 + 3 वाली भी सीरीज आ सकती है। तो ये सीरीज आपको दिमाग में रखनी है, ये तीनों सीरीज आपको याद रहनी चाहिए। रट लो, अभी से मैं फिजिक्स में बोलता नहीं रटने के लिए, बट हाँ ये वाले बेसिक मैथ्स हैं, इनको रट लो, आपको बहुत यूज आने वाला है। एक और सीरीज मैं बताने जा रहा हूँ, उसको भी दिमाग में रखना है, क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाली और ये वाली आपके दिमाग में होनी ही होनी चाहिए। चलो हटाते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये ना बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज आता है, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या है। अभी भी नेट फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन है, नेट फोर्स अभी भी निकालना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी रिजल्ट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिमाग में रखना है। इसको तो रट ही लो, डेफिनेटली रट लो, ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी भी चार्ज ओरिजिन पे ही है, 0,0 1 कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब 1 मीटर पे, 2 मीटर पे -2 कूलम्ब, 3 मीटर पे 3 कूलम्ब, सिमिलरली 4 मीटर पे -4 कूलम्ब, और सो अनटिल इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी भी एफ नेट लिखते हैं, एफ नेट बराबर के टर्म्स में ही आंसर निकालते हैं हम लोग। अभी तक तो के टर्म्स में ही निकाल रहे थे, अभी भी के टर्म में ही निकालेंगे। तो के पहले वाले की वजह से के 1 इंटू 1 अपॉन ये 1 का स्क्वायर, सिमिलरली प्लस के -2 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, सिमिलरली के इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये सो ऑन ले चलते इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, के यहाँ पे देखो 2 से 2 उड़ा दिया तो नीचे क्या बचा, 1 2 k/2, 3 से 3 उड़ा दिया तो नीचे क्या बचा, +k3। ऐसे सिमिलरली -k4 जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही है। अब k कॉमन लो, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 टिल इन्फिनिटी। ये आपको एपी जीपी किसी चीज़ में ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये किसी एक इक्वेशन है, उसका एक्सपेंशन है। अब किसका एक्सपेंशन है मैं बताता हूँ, आपको पता नहीं होगा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो एक्सपेंशन आपको बताता हूँ कि ये किसका एक्सपेंशन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई थी, यहाँ तक आई होप सबने निकाल लिया होगा। अब चलो एक्सपेंशन बताता हूँ, आप लोगों को नहीं पता रहा होगा कोई बात नहीं। ln 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है वह ऐसे करके आता है, x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 -x4 अपॉन 4 टिल इन्फिनिटी। अब मान लो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 1 डाल देते हैं, तो ln 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और x की वैल्यू 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 टिल इन्फिनिटी। देखो सिमिलर आया था, 1 -2 + 1/3 - 1/4। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ln 2 का, तो k इंटू ln 2।
बस मेरे को यही आपको ln2 का एक्सपेंशन है, यही सिखाना था इस क्वेश्चन से, और कुछ भी नहीं बताना था आपको। ये इक्वेशन रट्टा मार लेनी है। क्या करनी है? इसको रट्टा मार लेनी है। ये फिजिक्स में आपके बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इस आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 placed at a distance of R1 from each other. Q1 is fixed when Q2 is released from position R1 and it reaches R2. Find the velocity of charge Q2. बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गया ना, टेंशन नहीं लेना, इसको देसी भाषा में समझो कि दो चार्जेज हैं Q1 Q2, इन दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे थे? R1 पे। और Q1 क्या है? फिक्स है। मतलब फिक्स क्या है? मतलब इसको बांध के रख दिया, ये हिलेगा नहीं। शुरुआत में इन दोनों को पकड़ के रखा था, इसको बांध के रखा था, इसको पकड़ के रखा था। अब क्या हुआ कि मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये किधर की तरफ जाएगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो किधर की तरफ भागेगा? इधर की तरफ भागेगा। तो इधर भागा, ये Q2 यहां पे पहुंच गया। अब Q1 से इसकी दूरी कितनी हो गई? R2। अब कितनी दूरी हो गई? R2। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ कि मान लो Q1 और Q2 यहां पे थे तो कुछ फोर्स लग रहा था, मान लो x दूरी पे चला गया, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा x दूरी पे? F = K Q1 Q2। चार्जेस तो फिक्स है, वैरी क्या कर रहा है? x वैरी कर रहा है। मान लो यहाँ पे था, x अलग रहा होगा, यहाँ पे x अलग रहा होगा, यहाँ पे x अलग रहा होगा, यहाँ पे x अलग रहा होगा। तो फोर्सेस किससे चेंज हो रहे हैं? x के टर्म में चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन x², ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जैसे जैसे मान लो यहाँ पे अगर Q1 x दूरी पे चला गया, तो फोर्स हम लोग कितना लिख सकते हैं? K Q1 Q2 अपॉन x² लिख सकते हैं। यानी कि x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, फोर्स भी वैसे वैसे चेंज हो रहा है। एक और चीज बताओ मेरे को, मान लो ये मास, इन सब का मास इक्वली है, दोनों का मान लो, मास मान लेते दोनों का ही, A और B का दोनों का ही मास, Q1 और Q2 का दोनों का ही मास कितना है? M है। Q1 और Q2 दोनों का ही मास कितना है? M है। तो फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स बराबर ma। एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, F/m। अगर एक एक्सेलरेशन को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर dB/dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, याद करो, v × dV/dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपने को क्या बताना था? Q2 की वेलोसिटी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? ये वाला, क्योंकि x के टर्म में फोर्स किस में चेंज हो रहा है? x के टर्म में। तो अगर फोर्स t के टर्म में चेंज हो रहा होता तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते? dV/dt, t के टर्म में। अगर x के टर्म में चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? v dV/dx। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे ma लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन x² लिख दिया। अब m तो वैसे ही है, कांस्टेंट ही है। a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वहां से? v dV/dx K Q1 Q2 अपॉन x² लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब चलो लिखते हैं, m dx को ना उधर लेके जाते हैं। dx को किधर की तरफ लेके जाएंगे? उधर की तरफ। तो m और m को भी उधर ही ले जाते हैं। चलो दोनों को ले जाते हैं उधर। तो v dv K Q1 Q2 अपॉन m और dx इंटू dx अपॉन x², ये लिख सकते हैं।
अब इनिशियली वेलोसिटी कितनी रही होगी Q2 की 0, फाइनली कितनी हो गई मान लो v, मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। तो इसी चीज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके v तक। इसको भी हम लोग इनिशियली Q2 कितने दूरी पे थी R1 पे, फाइनली कितने दूरी पे पहुंच गई R2 पे। सिंपल, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा। चलो इसको लिखते हैं, इसको हटाओ, ये डायग्राम को हटा रहा हूं मैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब v dv है इधर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके v तक। सिमिलरली k q1 q2 अपॉन m, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, k q1 q2 अपॉन m कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। R1 से लेके R2 तक dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, k q1 q2 अपॉन m, R1 से लेके R2 तक x माइनस 2 dx लिख सकते हैं। आप सबको पता है कि x माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन x। करके दिखाऊं, चलो कर देता हूं मैं। k q1 q2 अपॉन m ऐसे लिखते हैं, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक R1 से लेके R2 तक लिख दिया। अब -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, और ये -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, तो x पे पावर कितना रहेगा -1, तो x पे अगर पावर -1 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलो देखो देखो देखो, k q1 q2 अपॉन m 1 अपॉन x माइनस R1 से लेके R2 तक। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलो रख दिया, k q1 q2 अपॉन m, अपर लिमिट कितना है माइनस में अभी भी है 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये माइनस में माइनस उधर की तरफ जाएगा, तो इसको हटाऊं मैं। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। वहां से देखो v स्क्वायर अपॉन 2 है ये फॉर्मूला, अभी भी v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर k q1 q2 अपॉन m, यहाँ से 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 है। इस 2 को उधर भेज दो और स्क्वायर को भी उधर भेज दो, तो अंडर रूट में पहुँच जाएगा। चलो पहले सिंपल सिंपल करते हैं, v स्क्वायर बराबर 2 k q1 q2 अपॉन m 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब स्क्वायर उधर भेजा तो अंडर रूट में ये चला जाएगा, तो 2k q1 q2 अपॉन m 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर फोर्स x के साथ वेरी कर रहा होगा तो ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिक मैथ से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आपको एक बार पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देखना है फिर से, और अच्छे से रिवीजन करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखना, हम लोग डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.